हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं सम्राट अशोक यादव, डायरेक्टर CSIR पॉइंट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड प्रयागराज इलाहाबाद एंड अशोका इंस्टीट्यूट प्रयागराज। आप सभी लोगों का इस लाइव सेशन में वेलकम है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग एक सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं अपनी पूरी CSIR टीम के साथ, जिसमें हम सभी लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CSIR के, जैसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, उसके साथ साथ आपका जेनेटिक, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, एनिमल फिजियोलॉजी की जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम लोग अपनी पूरी CSIR की जो एक्सपीरियंस टीम है उसके साथ हम लोग 2 बजे से लेकर 3 बजे तक रेगुलर हम लोग लाइव क्लास ले रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम आपको कुछ नया प्रोवाइड करें ना। जैसा कि आप सभी लोग बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप देखे होंगे, तो मेरी कोशिश ये है कि आपको कुछ CSIR के लेवल पे ले जाके हम वो आपको लाइव क्लास प्रोवाइड करें, वो टॉपिक प्रोवाइड करें जिससे आपको ये समझ में आए कि हाँ CSIR को किस लेवल पे जाके पढ़ा जा सकता है और हमारे क्वेश्चन कैसे इजी वे में निकल सके ना। तो जैसे अभी तक हम लोगों की कई सारे क्लासेज हुई हैं, आज हम लोग जो स्टार्ट करने चल रहे हैं कल वाली क्लास को कंटिन्यू करने चल रहे हैं ना। कल वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे अमीनो एसिड के बारे में, और आज हम लोग अमीनो एसिड के आगे वाला बात करेंगे। कल वाले लेक्चर में हम आपको बताए थे अमीनो एसिड क्या होता है, अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, अमीनो एसिड की बहुत सारी चीजें हमने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी अमीनो एसिड जो होता है वो नॉन पोलर होगा, पोलर अनचार्ज होता है, उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, पोलर चार्ज होता है। इन सारी चीजों के बारे में हम सभी लोगों ने डिटेल में बात किया हुआ था ना। आज आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात। CSIR में पिछली बार क्वेश्चन आया हुआ था कीटोजेनिक अमीनो एसिड और ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड ना, उसके बारे में आपको बताना है। उसके साथ साथ एक एक अमीनो एसिड का हम आज डिटेल बताएंगे। जितने भी अमीनो एसिड होती हैं उनके क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, उनके क्या क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ना। तो हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक बात ये कहना चाहते हैं कि आप सभी लोग आप सभी लोग एक काम करिएगा, जब भी आपको रेगुलर क्लासेस करना है तो मैं आप सबसे कहूंगा कि आप सभी लोग मेरा जो चैनल है उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी क्लासेस जो हैं पर डे मिल जाया करें ना। तो चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता ही दिया था। आज वाले में, कल वाले में हमने बताया हुआ था ना कि सबसे पहले हम लोगों ने जो बात किया था जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड के बारे में बात किया था। मुझे लगता है सभी लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। जिनको नहीं समझ में आया होगा या जिन लोगों ने नहीं देखा होगा वो एक बार रिकॉर्डिंग जरूर देख लें। उसके साथ साथ हमने आपको बताया था अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन, और अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जो बात किया हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ पोलरिटी बात किया हुआ था ना। आज डिटेल में इसका हम क्लासिफिकेशन भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आज आपको बताने वाले हैं इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे कौन से अमीनो एसिड होते हैं वो इसेंशियल होते हैं, कौन से अमीनो एसिड होते हैं वो नॉन इसेंशियल होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। साइड चेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम लोग बात करेंगे, और फंक्शंस ऑफ इसेंशियल अमीनो एसिड, जो इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं उनके सारे के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सारी चीजें कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा ना। ये सारी चीजें भी हम लोगों ने देख लिया था। ये पूरा हमने आपको कल बताया हुआ था ना, पूरा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर के बारे में ना, नॉन पोलर के बारे में, पोलर अनचार्ज के बारे में डिटेल में आपको बताया हुआ था ना। ये नेगेटिवली चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अमीनो एसिड के बारे में, इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ था। एरोमेटिक अमीनो एसिड के बारे में बताया हुआ था। मैंने आपको बताया था कि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड होते हैं आपके, वो क्या करते हैं, उनमें जो बेंजीन रिंग होती है वो क्या करती है, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करती है। और जितने भी ये 3 अमीनो एसिड हैं, फेनिलैलनिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन, जिनके पास क्या होता है, बेंजीन रिंग होती है। इसके अलावा कोई और अमीनो एसिड नहीं होता है जिसके पास बेंजीन रिंग होती है। ये सारी चीजों के बारे में भी कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था ना। चलिए आज हम अपने टॉपिक पे आते हैं। ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप देखिए यहाँ पे बहुत आपको इंटरेस्ट आएगा। देखिए जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा गया है, अमीनो एसिड ना। अब अमीनो एसिड का हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, और जब हम अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो आप देखिए ये जो आपका अमीनो एसिड है, सबसे पहले हमने आपको बताया था हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड ना। आप देखिए यहाँ पे हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड, और इधर क्या हो जाएगा आपका हाइड्रोफिलिक अमीनो एसिड ना। दो इंपॉर्टेंट बात है। हाइड्रोफोबिक मैंने आपको बोला था कि वो अमीनो एसिड जिनमें क्या होता है, चार्ज होता है, जीरो होता है ना। और हाइड्रोफिलिक वो अमीनो एसिड जिन पे क्या होगा, आपका चार्ज होगा, चाहे उन पे पॉजिटिव चार्ज हो, चाहे उन पे निगेटिव चार्ज हो, या फिर क्या हो, चाहे उन पे पार्शियल चार्ज हो। ऐसे अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे,
आपके हाइड्रोफिलिक हो जाएंगे ना। इनका हम लोगों ने क्लासिफिकेशन कल देखा हुआ था, आज एक बार इसको हम लोग अब डिटेल में बात करते हैं ना। अब जो इंटरेस्टिंग बात है आप देखिए, कह रहे हैं कि हाइड्रोफोबिक है ना, हाइड्रोफोबिक हम लोग एक और बोलते हैं वाटर रिपेलेंट बोलते हैं ना, मतलब हाइड्रोफोबिक वो एमिनो एसिड होते हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, और हाइड्रोफिलिक वो वाले हो जाते हैं जो वाटर लेबाइल होते हैं, वाटर अट्रैक्टेंट होते हैं ना। अब आप देखिए कह रहे हैं इसका दो पार्ट बन गया है, एक क्या हो जाएगा आपका आर एल्किल ग्रुप, अभी इसका हम डिटेल में क्लासिफिकेशन देखेंगे, और दूसरा क्या हो जाएगा आर एरोमेटिक ग्रुप ना, अभी हम लोग पीछे वाली स्लाइड में इसके बारे में बात कर रहे थे ना। देखिए इसको ये आता नहीं है, ये आता तो नहीं है आपके सीएसआईआर एग्जाम में, लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि अमीनो एसिड को ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी कौन से अमीनो एसिड जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और कौन से अमीनो एसिड होते हैं वो हाइड्रोफिलिक होते हैं ना। आप देखिए ग्लाइसिन, हम लोग कल ग्लाइसिन के बारे में बात कर रहे थे, आपको दिखाया हुआ था ना लास्ट वाले डायग्राम में, आप सभी लोगों को अगर याद हो तो हमने बताया था ना, यहाँ पे एक एग्जांपल लेके ना, आपको एक एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाया हुआ था ना। आप देखिए ये वाला है ना, ये एक मिनट, हमने आपको बताया था ना ये वाला ना, आप देखिए ये क्या हो जाएगा आपका ग्लाइसिन हो जाएगा। ग्लाइसिन में हम लोगों ने बात किया हुआ था ना, देखिए यहाँ पे क्या है आपका प्लस और क्या हो जाएगा आपका माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ना। तो ये सारे आपके अमीनो एसिड जो दिए गए हैं, ये सारे अमीनो एसिड क्या है आपके नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं और इनमें कोई चार्ज नहीं होता है ना। तो इसी सारी चीजों को आज हम लोग डिटेल में बात करने चलना है, इसको हम कंटिन्यू करने चलना है, ठीक है ओके। चलिए तो देखिए ये क्या हो गया आपका ग्लाइसिन है, ग्लाइसिन क्या हो जाएगा आपका नॉन पोलर हो जाएगा। एलिनिन जो है ये भी क्या हो जाएगा नॉन पोलर हो जाएगा, मींस इस पे कोई चार्ज नहीं हो जाएगा। बैलिन है ये भी क्या हो जाएगा नॉन पोलर होता है, इस पे भी कोई चार्ज होता है। ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन और प्रोलिन, ये जो है आपके ये वाले अमीनो एसिड है ये क्या हो जाएंगे एल्किल ग्रुप इसमें लगा होता है, और ऐसे अमीनो एसिड क्या होते हैं आपके नॉन पोलर होते हैं ना। हमने आपको बताया था ना आर क्या होता है, आर वेरिएबल साइड चेन ना, आर को हम क्या बोलते हैं वेरिएबल साइड चेन। तो वहां पे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे एल्किल ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं, आपको लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग बात कर रहे थे। तो ये वाले अमीनो एसिड क्या हो जाएंगे आपके हाइड्रोफोबिक नेचर के हो जाएंगे। और उसके अलावा एरोमेटिक वाली बात कर लेते हैं ना, तो देखिए फेनिनेलिन और टायरोसिन, ध्यान दीजिएगा तीन अमीनो एसिड की बात हमने किया था, फेनिनेलिन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। इसमें से दो इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड आपका फेनिनेलिन और ये ट्रिप्टोफैन जो है इनके पास क्या होता है चार्ज जीरो होता है, मींस ये किस कैटेगरी में आ जाएंगे आपका हाइड्रोफोबिक। अच्छा मैं इसको बताना क्यों चाह रहा हूं, इसको बताने के पीछे आपका एक बड़ा रीजन है। हम आपको बताएंगे दो तरीके की इंपॉर्टेंट प्रोटीन, एक होता है आपका ग्लोब्यूलर प्रोटीन और एक होती है आपकी फाइब्रस प्रोटीन। तो फाइब्रस प्रोटीन वो प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करती है ना, या फिर जैसे हमारी जैसे साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स हो जाती हैं, या फिर जैसे हमारे हेयर्स हो गए, नेल्स हो गए, या फिर हमारी स्किन हो गई। तो ये सब जो है इसमें जो प्रोटीन बनी हुई है जनरली क्या होती है आपकी फाइब्रस प्रोटीन होती है ना। जैसे आपने एग्जांपल देखा होगा ना, केराटिन के बारे में आप जानते होंगे ना, उसके अलावा आप लोग जो कोलेजन है कोलेजन के बारे में जानते होंगे, आप इलास्टिन के बारे में जानते होंगे, इनके सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे ना। तो ऐसी प्रोटीन जो हमारी बॉडी का प्रोटेक्टिव फंक्शन की तरीके से काम करें या हमारी बॉडी में कैसे काम करें स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करें, वो जनरली किसकी बनी होती हैं, वो जनरली बनी होती है आपका हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड की बनी होती है। क्यों, क्योंकि अगर हम अपने हेयर्स की बात कर लेते हैं तो हेयर्स क्या होता है हमारा वाटर रिपेलेंट होता है ना, वाटर अट्रैक्टेड नहीं होता है, मींस वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। तो या फिर अगर हम मान लो स्किन की बात कर लेते हैं तो हमारी जो स्किन में प्रोटीन लगी हुई है ये प्रोटीन क्या जो है वाटर सॉल्युबल है क्या, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। हमारे नेल्स हो गए, नेल्स क्या है ये वाटर सॉल्युबल है क्या, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। कहने का मतलब ये जो आपका नेल्स बना हुआ है, हमारे हेयर्स बने हुए हैं, या फिर हमारा स्किन बनी हुई है, इस तरीके में जो प्रोटीन लग रही है सिंपल सी बात है वो क्या हो जाएगी आपकी हाइड्रोफोबिक होगी। तो हाइड्रोफोबिक वाले ये कौन से अमीनो एसिड होते हैं, ये सारे अमीनो एसिड हैं, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसके लिए स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए, मींस ऐसी प्रोटीन के लिए जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल और प्रोटेक्टिव सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात हम लोग बात करते हैं किसका, हाइड्रोफिलिक की बात करते हैं। अब देखिए हाइड्रोफिलिक की बात कर रहे हैं तो यहां पे देखिए इसको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक क्या लिखा गया है नेचुरल, दूसरा क्या लिखा हुआ है एसिडिक, और तीसरा क्या लिखा गया है बेसिक के बारे में। अब देखिए यहां पे जो इंटरेस्टिंग बात आपको बताने वाला था, करें नेचुरल ना, ये हम कैसे न्यूट्रल बोल सकते हैं ना, क्या हो जाएगा न्यूट्रल हो जाएगा, ये एसिडिक हो जाएगा, बेसिक। न्यूट्रल मतलब जानते हैं क्या हुआ, हमने आपको बताया हुआ था कल वाले लेक्चर में कि एक ऐसा अमीनो एसिड जो पे ना जिस पे ना तो पूरा आपका चार्ज होगा और ना ही वो कंप्लीट न्यूट्रल होगा। मींस क्या हुआ, ना उस पे पूरी तरीके से चार्ज होगा और ना ही वो पूरी तरीके से कंप्लीटली न्यूट्रल होगा। ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड बोलते हैं ना। पोलर अनचार्जिंग मतलब
मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए हमने आपको कल बताया हुआ था एक एग्जांपल लेके कि अगर हम क्या करें, वाटर ले लेना, अगर हम वाटर ले लेते हैं और वाटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, H प्लस और प्लस क्या हो जाएगा आपका OH माइनस हो जाएगा। कल वाले लेक्चर में हम आपको बता ही रहे थे। तो अगर OH जो है फ्री फॉर्म में होगा तो क्या होगा, इस पे चार्ज कंपलसरी होगा। लेकिन हमने कभी नहीं देखा होगा कि अगर हम क्या कर दें CH3OH की बात कर लें या फिर हम किसकी बात कर दें C2H5OH की बात कर लें तो इस पे क्या होगा, ये OH लगा होगा तो कभी इस पे हम चार्ज नहीं लिखते हैं क्या, कभी नहीं देखा होगा ना। लेकिन हम इसको इसकी तरीके से पूरी तरीके से इसको हम न्यूट्रल नहीं मान सकते हैं ना, मतलब इस पे चार्ज है लेकिन हम इस पे लिखेंगे नहीं, मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये पार्शियल चार्ज हो जाएगा, मतलब चार्ज है लेकिन चार्ज हम शो नहीं करेंगे। ऐसे अमीनो एसिड कौन कौन से हो जाएंगे, टायरोसिन हो जाएंगे, सीरीन हो जाएंगे, थ्रियोनिन हो जाएंगे, सिस्टीन हो जाएंगे, ग्लूटामीन हो जाएंगे और एस्प्राजीन हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। लेकिन ये किसके कैटेगरी में आएंगे, ये हाइड्रोफिलिक ही कैटेगरी में आएंगे ना, हाइड्रोफोबिक में इसलिए नहीं आएंगे कि भले इस पे चार्ज कंप्लीट नहीं है लेकिन कुछ ना कुछ तो चार्ज है। और अब अगली बात हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, आपका एसिडिक और बेसिक अमीनो एसिड के बारे में। हमने कहा कि ये जो दो आपके अमीनो एसिड है ना, एसिडिक अमीनो एसिड और बेसिक अमीनो एसिड, इन पे कंप्लीट चार्ज होगा। कंप्लीट चार्ज है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा या तो फिर क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो ऐसे अमीनो एसिड को, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोलर चार्ज ना, क्या बोलेंगे इसको हम, पोलर चार्ज अमीनो एसिड ना, ये हमारा पोलर चार्ज हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, पोलर अनचार्ज ना, ये क्या हो जाएगा हमारा पोलर अनचार्ज अमीनो एसिड हो जाएगा। तो ये पोलर अनचार्ज मतलब जिसमें चार्ज है लेकिन हम लिखेंगे नहीं। तो भाई सिंपल सी बात है, अगर चार्ज होगा तो हमारे पास दो ही तरीके से चार्ज होगा, या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या तो फिर क्या हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा आपका बेसिक अमीनो एसिड ना, अगर किसी भी अमीनो एसिड पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हो जाएगा बेसिक। और बेसिक हमारे पास तीन ही अमीनो एसिड होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, लाइसिन, आर्जिनिन और हिस्टिडीन। इसके बारे में हम लोग बात किए हुए थे कल वाले लेक्चर में, इसका डिटेल में हम लोगों ने स्ट्रक्चर भी देखा हुआ था। और ये क्या हो जाएगा आपका ग्लूटामिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड, ये क्या हो जाएंगे आपके एसिडिक अमीनो एसिड, और इन पे क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज होता है ना। इन पे क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव चार्ज और इन पे क्या हो जाएगा आपका निगेटिव चार्ज। तो इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। और इसका डिटेल में जो स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था, इसके बारे में कल वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था। जो लोग कल वाला लेक्चर नहीं देखे थे वो सभी लोग कल वाला लेक्चर अपना देख लेना। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप सभी लोगों को ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम आपको चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये बेसिक बातें थी, आप सभी लोग इसके बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। इसको हम रख कर देते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखिए, हम लोगों को जो बहुत इंटरेस्टिंग बात देखना है, इसके बारे में हमने कल आपको बताया था ना, स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में हमने कल बता दिया था। आज जो है मैं आपको जो बताना है, इंटरेस्टिंग बात बताना है, वो बताना है किसके बारे में ना, ये सारी चीजें कल आपको मैंने बताया था ना, कल वाले लेक्चर में हमने आपको बताया। हाँ देखिए, जो आपको सबसे इंटरेस्टिंग बात बताना है आज वाले लेक्चर में, वो ये बताना है अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन हम लोग करते हैं, दो तरीके से करते हैं ना। अभी तो हम लोगों ने देखा था कि जो अमीनो एसिड होता है आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा, पोलर अनचार्ज हो जाएगा, पोलर चार्ज। तो अभी हम लोग जो अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन किए हुए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी मींस चार्ज के अकॉर्डिंग किए हुए थे। लेकिन अब हम लोग जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो बात क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनली ना, न्यूट्रिशन जो हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं उसके बेस पे करते हैं। अब देखिए दो वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, एक लिखा गया है इसेंशियल और दूसरा क्या लिखा गया है, नॉन इसेंशियल। अच्छा यहाँ पे जो बात हो रही है वो स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात हो रही है, ध्यान रखिए, हम लोग यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड की बात नहीं करें। तो जो यहाँ पे स्टैंडर्ड अमीनो एसिड की बात हो रही है, देखिए क्या लिखा गया है, न्यूट्रिशनली इसेंशियल, और यहाँ पे क्या लिखा गया है, न्यूट्रिशनली नॉन इसेंशियल। इसेंशियल और नॉन इसेंशियल मतलब समझ रहे हैं, इसेंशियल जिसकी हमें जरूरत हो और नॉन इसेंशियल जिसकी हमें जरूरत ना हो। तो अब एक बात ये आ रही है कि जनरली हम लोग जो प्रोटीन खाते हैं, बाहर से अपटेक करते हैं, वो क्या होती है, सिंपल सी बात है कि जब हमारे बॉडी को भूख लगेगी तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें प्रोटीन चाहिए, हमें क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हम जो न्यूट्रिएंट लेते हैं या हम लोग जो डाइट लेते हैं उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है। तो
ऐसे प्रोटीन या ऐसे अमीनो एसिड जिसको हम बाहर से अपटेक करते हैं, जिसकी सिंथेसिस हमारे बॉडी में नहीं होती है, मतलब हमारी बॉडी में जिस अमीनो एसिड की सिंथेसिस नहीं पॉसिबल है, जिसको हम बाहर से अपटेक करते हैं या वाया फूड के थ्रू इनटेक करते हैं, ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं? इसेंशियल अमीनो एसिड, मींस जिसकी हमें जरूरत है। तो इसेंशियल क्या हो जाएगा आपका? आर्जिनिन हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा, आइसोल्यूसिन हो जाएगा, ल्यूसिन हो जाएगा, लाइसिन हो जाएगा, मिथियोनिन हो जाएगा, फिनाइलिन हो जाएगा, थ्रियोनिन हो जाएगा, ट्रिप्टोफैन हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका? वैलिन हो जाएगा। लेकिन अब आप देखिए, एक चीज आपने सुना होगा मेटाबॉलिज्म, और मेटाबॉलिज्म के बारे में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे। तो मेटाबॉलिज्म जो होता है, दो चीज होता है। देखिए जनरली बहुत सारे लोग भूल जाते हैं कि मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल ना, ब्रेक डाउन ऑफ बायोमॉलिक्यूल जो होता है उसको क्या हम मान लेते हैं? मेटाबॉलिज्म। ये आधी सच्चाई है। जो मेटाबॉलिज्म है आप सभी लोग जानते हैं, आपका दो तरीके से हो जाएगा, एक कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या हो जाएगा? एनाबॉलिज्म। तो किसी भी बायोमॉलिक्यूल को ब्रेक करना और ब्रेक करके उसे एनर्जी निकालना, वो क्या हो जाएगा? हमारा कैटाबॉलिज्म। जैसे ग्लाइकोलिसिस हो गई आपका क्रेब साइकिल हो गया, आपका बीटा ऑक्सीडेशन हो गया, पैराक्सीसोमल ऑक्सीडेशन हो गया। आने वाले लेक्चर में हम लोग इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रही है, ये क्या हो जाएगी? आपकी कैटाबॉलिज्म। लेकिन जो छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट होते हैं, उन मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से किसी भी बायोमॉलिक्यूल की सिंथेसिस करना, ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एनाबॉलिज्म में। तो यहां पे जो बात कर रहे हैं नॉन एसेंशियली, ये न्यूट्रिशनली नॉन एसेंशियल की हम बात कर रहे हैं, ये क्या कैसे बनेंगे? हम लोग जब पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो वहां पे आपको बताएंगे किसके बारे में? एनाबॉलिक प्रोसेस के बारे में। आपने नाम सुना होगा ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में, ग्लाइकोजेनेसिस के बारे में आपने बात सुना होगा। और उसके साथ साथ अगर हम लोग बात पढ़ते हैं अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म, तो अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म में भी हम लोग इसके बारे में डिटेल में देखेंगे। जैसे आप सभी लोगों ने यूरिया साइकिल के बारे में देखा होगा। उसके अलावा आपका पूरी एक टेबल है, आपको मैं दूंगा एक टेबल, कौन कौन से मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट से किस किस अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है, उसके बारे में भी आप सभी लोगों को बताऊंगा। और अभी एक टेबल है, उस टेबल में भी आपको बहुत सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगा ना। तो ये आपके जो मॉलिक्यूल है ना, ये जो आपके अमीनो एसिड है, ये क्या होते हैं? ये नॉन एसेंशियल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी सिंथेसिस जो होती है वो वाया एनाबॉलिक प्रोसेस ना, मेटाबॉलिज्म की जो एनाबॉलिक प्रोसेस है उसके थ्रू इन सारी अमीनो एसिड की सिंथेसिस होती है। इसमें जैसे आ जाएगा एलेनिन हो जाएगा, एस्पार्जिन हो जाएगा, एस्पार्टेट हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा, ग्लूटामेट हो जाएगा, ग्लूटामीन हो जाएगा, ग्लाइसिन, ये इतनी जितनी भी सारी आपकी अमीनो एसिड हैं, ये वाली जो दिख रही हैं, ये क्या हो जाएंगी? आपकी नॉन एसेंशियल, मतलब इनकी जो सिंथेसिस होती है, इनकी सिंथेसिस हमारे बॉडी में होती है। लेकिन ये वाली जो आपकी अमीनो एसिड हैं, इनको हम क्या करते हैं? बाहर से अपटेक करते हैं, क्योंकि इनकी सिंथेसिस जो है हमारे बॉडी के अंदर नहीं होती है। तो ये वाला आपका अमीनो एसिड है, इसको हम ऑन द बेसिस ऑफ इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल मीन न्यूट्रिशनल के बेस पे हम अमीनो एसिड को दो पार्ट में क्लासिफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये यहाँ पे जो लिखा गया है ना, ये जो पूरा कहानी लिखा गया है, सब वही लिखा गया है ना, इसको आप क्या करिएगा? रीड कर लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को ऑन द अमीनो एसिड का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी और ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक ना, जिसको मैं बार बार डिस्कस कर रहा था, और यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन जो है बार बार CSIR में आते रहे। ठीक है, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो आपको मैं बताने वाला था ना, ये CSIR में क्वेश्चन पूछा गया था, और थोड़ा सा मैं आपको डायग्राम के साथ भी समझा के बताऊंगा। ठीक है, कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन अभी लास्ट वाले एग्जाम में, अभी जो CSIR एग्जाम हुआ था इसमें नहीं, CSIR का पहले वाला जो एग्जाम हुआ था उसमें यही पूछा गया था ना। दो टर्म लिखा गया है, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप सभी लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट मान सकते हैं ना, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं अमीनो एसिड क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन ना। अभी तक हम लोगों ने जो क्लासिफिकेशन देखा अमीनो एसिड का, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी देखा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल देखा। अब हम लोग जो अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ कैसे देख रहे हैं? मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग इसी के बारे में तो बात कर रहे थे ना, इसके पहले स्लाइड वाले में हम लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे ना,
तो लेकिन वहां पे हमने आपको थोड़ा बताया हुआ था, लेकिन यहाँ पे आपको मैं डिटेल बताने जा रहा हूँ ना। अब आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि अब जो क्लासिफिकेशन है वो मेटाबॉलिक क्लासिफिकेशन है। अब देखिए दो टर्म दिया गया है ना, एक टर्म देखिए आपको दिया गया कीटोजेनिक अमीनो एसिड ना, CSIR में बहुत बार आया हुआ है ना, कीटोजेनिक अमीनो एसिड। अब कीटोजेनिक अमीनो एसिड और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड ना। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड की, और फिर उसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आपका ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड की। तो यहाँ पे आप देखिए कीटोजेनिक, कीटोजेनिक मतलब क्या हो जाएगा, कीटोन, ध्यान दीजिए। और कीटोन मतलब जानते हैं क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो एसेंशियल बात होगी वो एसिटिल कोएंजाइम ए की बात होगी। किसकी बात होगी, एसिटिल कोएंजाइम ए। कैसे होगी मैं अभी आपको बता रहा हूं ना। देखिए कह रहे हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ओनली 2 अमीनो एसिड आर कीटोजेनिक। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि 2 अमीनो एसिड होते हैं जो क्या होते हैं, कीटोजेनिक। उनका एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइसिन एंड ल्यूसिन। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगातार CSIR के एग्जाम में आता रहा है। ना सिर्फ CSIR के एग्जाम में, और भी एग्जाम जो है आपकी जैसे DBT JRF है, उसके अलावा क्या हो गया आपका ICMR JRF है, ICR JRF है, ICR ARS और नेट है, इन सारे एग्जाम में ये लगातार पूछा जाता रहा है ना। तो कह रहे हैं कि आपका क्या हो जाएगा, कीटोजेनिक अमीनो एसिड में क्या हो जाएगा आपका लाइसिन और ल्यूसिन की बात होती है। ये दोनों क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब कैसे करेंगे, अब आप देखिए, आपको थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूं ना। यहाँ पे देखिए जनरली जो है हम लोग क्या करते हैं, जनरली आप लोग देखिए हम लोग करते क्या है, एक चीज आपने देखा होगा ना, एक मिनट की आप लोग, चलिए अब देखिए आप सभी लोग, यहाँ पे एक बात आपने देखा होगा, 3 बात मैं आपको बता रहा हूं ना, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूं ना, मेटाबॉलिज्म में कैटाबॉलिज्म की बात कर रहा हूं। इसको आप सभी लोग क्लियरली बहुत अच्छे समझिएगा। इसको मैं मेटाबॉलिज्म में डिटेल बताऊंगा, फिर भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने की कोशिश कर रहा हूं ना। आप सभी लोग जानते हैं कि हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करते हैं ना, तो क्या लेते हैं, ग्लूकोज लेते हैं ना। आप देखिए ग्लूकोज लिए, ग्लूकोज हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और क्या बनाते हैं, पायरुवेट। समझिएगा आप सभी लोग, क्या बन जाएगा आपका, पायरुवेट बन जाएगा ना। ग्लूकोज से क्या बनेगा, पायरुवेट बनेगा। अब ग्लूकोज जो होता है कितने कार्बन का होता है, 6 कार्बन का। समझिए आप सभी लोग, ये क्या हो जाएगा आपका 6 कार्बन का होता है। तो ग्लूकोज से जो पायरुवेट बनेगा ये कितने कार्बन का होता है, ये आपका हो जाएगा 3 कार्बन हो जाएगा। ओके, अब देखिए इंटरेस्टिंग बात, ये 3 कार्बन का होता है और ग्लूकोज पहले क्या होता है, पर न्यूट्रल होता है, लेकिन जब बाद में हम क्या करते हैं, इसकी जब ग्लाइकोलिसिस करा देते हैं ना, तो ग्लूकोज से जो पायरुवेट बना है ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, आपकी ग्लाइकोलिसिस हो जाएगी। और कहां पे हो रही है, साइटोसोल में हो रही है। ध्यान दीजिएगा, चाहे हम प्रोकैरियोट की बात कर लें और चाहे हम यूकैरियोट की बात कर लें, ये कहां पे होता है, आपका साइटोसोल में होता है। तो ये जो आपका पायरुवेट बना हुआ है ना, तो ये तो आपकी कहां हो रही है, साइटोसोल में। अब इसकी फर्दर क्या करना है, इसकी फर्दर मेटाबॉलिज्म करना है, तो इसको कहां पे लेके जाना होता है, इसको ले जाना होता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्योंकि अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जब तक नहीं ले जाएंगे तब तक हमारी टीसीए साइकिल नहीं चलेगी, और जब तक हमारी टीसीए साइकिल नहीं चलेगी तब तक इसकी कंप्लीट मेटाबॉलिज्म होने वाली नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल जो होता है ये पायरुवेट होता है। इस पायरुवेट को कहां जाना है, इसको हम मान लें, क्या मान लें, ये क्या हो जाएगा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगी। और आप सभी लोग जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, डबल मेम्ब्रेन होती है ना, सभी को पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अब आप देखिए ये पायरुवेट मॉलिक्यूल क्या होता है, चार्ज होता है ना। और आप सभी लोगों को मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाया हुआ है, और नहीं तो फिर यहाँ पे भी हम लाइव क्लास में आप सभी लोगों को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाऊंगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है, आपको जानने वाली बात है, हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, अभी हम लोग जो वहां पे बात कर रहे थे, कोई भी चार्ज मॉलिक्यूल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट नहीं क्रॉस कर सकता है। ये सिंपल सी बात है। मतलब ये पायरुवेट जो होता है, ये चार्ज मॉलिक्यूल होता है, ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो अगर ये पायरुवेट, जब अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन छोड़ो, यहाँ एक नहीं 2 मेम्ब्रेन है, तो एक मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है, फिर 2 मेम्ब्रेन को कैसे क्रॉस करेगा। और जो टीसीए साइकिल चलना है, टीसीए साइकिल कहाँ चलना है, इसके अंदर चलना है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा आपका, यही तो है ना माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स ये है। तो मैट्रिक्स में हम सभी लोग जानते हैं क्या होता है, आपका टीसीए साइकिल चलती है। और एक बात हम लोग और यहाँ पे जानते हैं, वो ये जानते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन ना, ये इनर मेम्ब्रेन है ना, ये क्या हो जाएगा आपका इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा आपका आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो जाएगा आपका इंटर मेम्ब्रेन स्पेस हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए क्या लगा होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन सिस्टम, आप जानते होंगे, ईटीसी का नाम सुना होगा, आपको बताऊंगा डिटेल में, फ्यूचर में बताऊंगा। करें कि ये क्या होता है, जब हम लोग मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है।
कह रहे हैं कि ये ईटीसी होता है और ये देखिए यहाँ पे क्या होता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स होती है। तो होता क्या है कि ये पायरुवेट जो है जब तक इसके अंदर नहीं पहुंचेगा तब तक आपका टीसीए साइकिल चलने वाली है नहीं, और पायरुवेट इसके अंदर आ नहीं सकता है क्योंकि ये क्या होता है आपका चार्ज होता है। तो इसमें जानते हैं क्या होता है, हम एक जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ क्या लगाते हैं, ये जो पायरुवेट होता है इस पायरुवेट को हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। ध्यान रखिएगा किसमें कन्वर्ट कर देंगे, एसिटिल कोएंजाइम में कर देते हैं ना। ये एसिटिल कोएंजाइम जो है ये क्या हो जाएगा, 2 कार्बन हो जाएगा। कितने कार्बन होता है, 2 कार्बन का, और एक एंजाइम लग जाती है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। आपको बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, पायरुवेट ना, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स ना, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज ना, हाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आप समझिएगा, आपको बात बताऊंगा ना। तो कहने का मतलब देखिए ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट। पायरुवेट चार्ज है इसलिए इसके अंदर जा नहीं सकता है। इस पायरुवेट को हम किस में कन्वर्ट किए, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट किए। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको हम मेटाबॉलिज्म में आपको बताएंगे। यहाँ पे एंजाइम क्या लग जाएगा आपका, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लग जाएगा। ये एसिटिल कोएंजाइम जो है ये क्या करेगा, ये आराम से माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करेगा। ये क्या हो जाएगा आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो ये बात कैसी होगी, देखिए ये ग्लूकोज जो है किसमें कन्वर्ट हुआ, अल्टीमेटली आपका एसिटिल कोएंजाइम में, और एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद कहां जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में जाएगा। ये ग्लूकोज की बात हो रही है। अगर हम लोग लिपिड की बात कर लेना, अगर हम लोग लिपिड मतलब क्या हो जाएगा, फैटी एसिड की बात करते हैं ना, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, तो वहां पे भी इसको हम क्या करते हैं, इस लिपिड को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, इस लिपिड को कन्वर्ट करते हैं एसिटिल कोएंजाइम में ना। किसमें कन्वर्ट करते हैं, एसिटिल कोएंजाइम में। ये जो एसिटिल कोएंजाइम में है कैसे होगा, वो सब बात की बात है ना। जैसे आपने देखा होगा ना, बीटा ऑक्सीडेशन आपने पढ़ा होगा, पैराक्सिसोमल ऑक्सीडेशन पढ़ा होगा, बाद में आपको बताऊंगा ना। तो यहां पे जो हो रहा है आपका कैसे हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, और क्या हो जाएगा, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स के थ्रू ये किसमें कन्वर्ट हुआ है आपका, एसिटिल कोएंजाइम, और ये किसमें इंटर कर गया आपका, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। सेम बात है आपका जो लिपिड है वाया बीटा ऑक्सीडेशन, पैराक्सिसोमल ऑक्सीडेशन, इसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा ये क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिपिड जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा एसिटिल कोएंजाइम में। ये भी एसिटिल कोएंजाइम में क्या करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में क्रॉस करेगा। सेम चीज जो है आपका जो अमीनो एसिड है ना, अमीनो एसिड की जब हम लोग मेटाबॉलिज्म करते हैं तो अमीनो एसिड क्या होता है, फाइनली ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होगा, और एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होने के बाद ये भी क्या हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में इंटर करेगा। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए सब में क्या हो रहा है, आपका क्या मिल रहा है, आपका एसिटिल कोएंजाइम में मिल रहा है ना। तो ये जो एसिटिल कोएंजाइम में मिला हुआ है अमीनो एसिड में, ये मैंने आपसे बोला कि ये सारे अमीनो एसिड के लिए नहीं होता है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड होती हैं जो कैसा काम करते हैं, आपका कन्वर्ट हो जाती है किसमें, एसिटिल कोएंजाइम में। और एसिटिल कोएंजाइम जो है ये आके कहां चला जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आएगा। और क्या चलेगा, जितने भी सारे एसिटिल कोएंजाइम है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में आकर क्या कराएंगे, टीसीए साइकिल चलाएंगी। और जब टीसीए साइकिल चलाएंगी तो क्या होगा, लार्ज अमाउंट ऑफ हमें क्या मिलेगा, NADH मिलेगा, FADH2 मिलेगा। जो NADH और FADH2 मिलेगा वो क्या होगा, कहां जाएगा, आपका ब्रेक होगा। एक लंबी प्रोसेस है, आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा। आपका बगल में क्या लगा होता है, एक आपका ATP सिंथेज लगा हुआ था जहां पे ATP की सिंथेसिस होती है। तो इस तरीके से एक पूरी कहानी है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन। इसको हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे मेटाबॉलिज्म में। तो अल्टीमेट जो मैं आपको समझाने वाला था वो ये समझाने वाला था कि लिपिड जो है आपका एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, ये आपका ग्लूकोज जो है ये भी एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट हुआ, और ये कुछ स्पेसिफिक अमीनो एसिड होती हैं ये भी क्या हो जाएंगी, एसिटिल कोएंजाइम में कन्वर्ट होंगी। तो ऐसे अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, कीटोजेनिक अमीनो एसिड। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को कीटोजेनिक अमीनो एसिड का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि लगातार CSIR के एग्जाम में पूछा गया है और कई भी सारे एग्जाम में ये पूछा जाता रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, कीटोजेनिक अमीनो एसिड, ओनली 2 अमीनो एसिड आर कीटोजेनिक। एग्जांपल क्या हो जाएगा, लाइसोजेनिक एंड क्या हो जाएगा आपका ल्यूसिन। दे कैटाबोल, देखिए क्या लिखा गया, कैटाबोलिक। ये अभी हम लोग जो बात कर रहे थे कैटाबोलिक प्रोसेस की बात कर रहे थे, एक बात ध्यान देने वाली बात है, अभी हम एनाबोलिक की बात नहीं कर रहे थे। तो ब्रेक डाउन हम लोग जो कर रहे थे कैटाबोलिक प्रोसेस थी। तो कह रहे हैं कि क्या हो जाए, कैटाबोलिकली गिव ना इंटरमीडिएट कन्वर्टाइबल ना इनटू एसिटिल कोएंजाइम में ना। कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये आपके 2 इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड हैं जिनकी क्या होगी, कैटाबोलिक ब्रेकडाउन होगा। और जब कैटाबोलिक ब्रेकडाउन होगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ये अमीनो एसिड का इंटरमीडिएट है, ये क्या हो जाएगा आपका एसिटिल कोएंजाइम में। और ये आप इसे हम क्या बोलते हैं, एसिटो एसिटिल कोएंजाइम में। क्या बोलेंगे, एसिटिल कोएंजाइम में। तो इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, इस अमीनो एसिड को हम बोलते हैं कीटोजेनिक अमीनो एसिड। आप
आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात है हमारा क्या हो जाएगा, ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड ना, मैक्सिमम अमीनो एसिड जो होती है, स्टैंडर्ड अमीनो एसिड होती है, वो क्या होती है आपका ग्लूकोजेनिक अमीनो एसिड होती है। ग्लूकोजेनिक मतलब क्या हो जाएगा, कह रहे हैं दोज अमीनो एसिड गिव राइज टू इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर क्रेब साइकिल कन्वर्टाइबल बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस इनटू ग्लूकोज। एक बात ध्यान रखिएगा, इंटरेस्टिंग बात आपको बताने जा रहा हूं, जो इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने जा रहा हूं, यहां पे ये जो बात कर रहे हैं मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूं। हम थोड़ा सा एक एग्जांपल ले लें आपको, अगर आपने एक सुना होगा उसके बारे में, फर्मेंटेशन प्रोसेस सुना होगा ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में आपने नाम सुना होगा ना, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में आप सभी लोग जानते हैं। मैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का एग्जांपल लेके आपको बताने की कोशिश करता हूं, ग्लूकोनियोजेनेसिस ना, जैसे आपका इसमें हो रहा है वैसे आपका किसमें हो जाएगा, आपका अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। अब देखिए कह रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, हमारा ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज से क्या बना है आपका, पायरुवेट बना हुआ है ना, ग्लूकोज से क्या बना हुआ है आपका, पायरुवेट बना हुआ है। अब जब ग्लूकोज से पायरुवेट बना हुआ है, दो प्रोसेस होगी, यहाँ पे एक एरोबिक प्रोसेस हो जाएगी, दूसरी क्या हो जाएगी आपकी एनारोबिक प्रोसेस हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि ये जो आपका एरोबिक प्रोसेस मतलब ऑक्सीजन मिलेगी तो एरोबिक, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगी आपका एनारोबिक। अगर एरोबिक मतलब ऑक्सीजन मिल गई है, मतलब क्या हो जाएगा, O2 की प्रेजेंस है, तो ये कहां चला जाएगा आपका, ये चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, और पूरी क्या हो जाएगी आपकी TCA साइकिल चलेगी। TCA साइकिल में आप जानते हैं बहुत सारे आपके क्या निकलेंगे, प्रोडक्ट निकलेंगे ना। अभी हम देखेंगे ना वहां पे क्या आया था, एसिल कोएंजाइम में, एसिल कोएंजाइम किसके साथ मिलेगा, ऑक्जेलोस्टेट के साथ मिलेगा, फिर उसके बाद साइट्रेट बनेगा, साइट्रेट से आइसोसाइट्रेट बनेगा, आइसोसाइट्रेट से क्या बनेगा आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट बनेगा, अल्फा कीटोग्लूटारेट से ना बहुत सारी चीजें आपकी क्या हो जाएंगी, सक्सिनिल कोएंजाइम वगैरह, फ्यूमरेज वगैरह, ये सारी चीजें क्या होंगी, बनेगी, और आपकी क्या हो जाएगी, TCA साइकिल चलेगी। तो ये जो इंटरमीडिएट है ध्यान दीजिएगा, ये आपका जैसे साइट्रेट हो गया, आइसोसाइट्रेट हो गया, या फिर आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट हो गया, सक्सिनिल कोएंजाइम हो गया, सक्सिनेट हो गया, फ्यूमरेट हो गया, ये सब क्या है, ये सब इंटरमीडिएट ना, ये क्या बोल सकते हैं इनको, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट बोल सकते हैं ना। ये जो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट हैं ये क्या करते हैं, वाया ध्यान दीजिएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि कैटाबोलिक प्रोसेस के थ्रू ये फिर से कन्वर्ट होते हैं किसमें, बायोमॉलिक्यूल में कन्वर्ट होते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो आपके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट यहाँ पे बने हुए हैं ना, जिनके बारे में भी मैंने नाम लिया हुआ है, ये सब क्या करते हैं आपका एनाबोलिक प्रोसेस के थ्रू ये क्या बन जाएंगे, आपका ग्लूकोज बन जाएंगे, या फिर कुछ अदर तरीके के जो आपके बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बायोमॉलिक्यूल्स क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, आपका बायोमॉलिक्यूल 4 तरीके से होता है, अमीनो एसिड हो जाएगा, न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका लिपिड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आपके जो है ना, ये आपके जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म है ना, ये क्या करते हैं फिर से कन्वर्ट हो जाएं, और कैसे कन्वर्ट होके क्या बना दें, कन्वर्ट होने के बाद आपका ये बायोमॉलिक्यूल बना देते हैं। तो ये जो रिवर्स रिएक्शन हो रही है इसी को हम क्या बोलेंगे, एनाबोलिज्म। तो सेम बात यहां पे कह रहे हैं कि ये जो प्रोसेस बन रही है इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ध्यान रखिएगा, इनसे ये जो इंटरमीडिएट मेटाबॉलिज्म है, इनसे एनाबोलिक प्रोसेस के थ्रू जो आपका ये ग्लूकोज बन रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब सिंपल सी बात है कि कह रहे हैं कि ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, आपका अमीनो एसिड हो जाएगा ना, या अमीनो एसिड जो होगा आपका उसका ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होगा, उसका इंटरमीडिएट बनेगा, और इंटरमीडिएट होने के बाद क्या हो जाएगी आपकी एनाबोलिक प्रोसेस होगी। जो एनाबोलिक प्रोसेस होगी तो उसी को हम क्या बोलते हैं, आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस। और उसके लिए जो अमीनो एसिड इन्वॉल्व हुआ है उस अमीनो एसिड को हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनिक। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसकी थ्योरी है, इसके थ्योरी को भी हम लोग रीड कर लेते हैं ना। तो वही बात करें, आप देखिए यहां पे करें, ग्लूकोनिक अमीनो एसिड ना, ग्लूकोनिक अमीनो एसिड, दोज अमीनो एसिड गिव राइज टू इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर क्रेब साइकिल। क्या बात कर रहे हैं, ग्लाइकोलिसिस आर क्रेब साइकिल का क्या कर देते हैं, इंटरमीडिएट देते हैं। फिर कह रहे हैं साइकिल कन्वर्ट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस। अच्छा, अभी हमने जो आपको बताया ना वो प्रोसेस क्या हो जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूको मतलब आपका शुगर में स्पेशली हम किसकी बात कर लेंगे, ग्लूकोज की। जेनेसिस का मतलब क्या हुआ, सिंथेसिस करना। ध्यान रखिएगा, कहते हैं ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या हुआ, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करना, और ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब क्या हो जाएगा आपका, जेनेसिस मतलब होता है सिंथेसिस करना, मतलब ग्लूकोज की सिंथेसिस करना,
मतलब कर रहे हैं कि अगर हम सिंथेसिस कर रहे हैं तो जेनेसिस हो जाएगी और ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा आपका लिसिस हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि आपका ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड, दोज एमिनो एसिड गिव राइज टू इंटरमीडिएट ऑफ ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल कन्वर्ट बाय ग्लूकोनियोजेनेसिस इनटू ग्लूकोज ना। ये बेस्ट एग्जांपल हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? अर्जिनिन हो जाएगा, हिस्टिडीन हो जाएगा, एक्ट, इसके कई सारे एग्जांपल हो जाएंगे ना। और आगे बोल रहे हैं मिक्स एमिनो एसिड ना, दो इंपॉर्टेंट हो गया। एक आपका मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। एक ग्लूकोजेनिक और फिर क्या हो जाएगा आपका कीटोजेनिक। और अब हम लोग जो बात कर रहे हैं मिक्स एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं ना, तो जो मिक्स एमिनो एसिड की बात कर रहे हैं, अब देखिए देयर आर एमिनो एसिड ना कार्बन स्केलेटन ऑफ व्हिच कैटाबोलाइज टू प्रोड्यूस द ना ग्लाइकोलिटिक इंटरमीडिएट एज वेल एज एसिटिल कोएंजाइम डेरिवेटिव। कह रहे हैं कि अगर हम दोनों की बात कर लें, इन दोनों का अगर हम मिक्सचर की बात कर लेते हैं, जो प्रोसेस हो रही है मिक्सचर की बात कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा मिक्स एमिनो एसिड हो जाएगा। इसका एग्जांपल है, आप सभी लोग इस एग्जांपल को याद कर लीजिएगा। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या हो जाएगा आपका कीटोजेनिक एमिनो एसिड और ग्लूकोजेनिक एमिनो एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, चलते हैं हम आगे। एक इंपॉर्टेंट टेबल आपको दिखाते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, वो कई सारे एग्जाम में यहां से 2 नंबर के आपके क्वेश्चंस आते हैं। यहां से भी आपका 2 नंबर क्वेश्चन आता है। मुझे लगता है कि अब कभी आपका 2 नंबर क्वेश्चन यहां से आएगा तो आपको आसानी से यहां पे आप सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, कह रहे हैं कि अब एक लिखा गया है अमीनो एसिड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइड चेन ना। अच्छा, ये अमीनो एसिड का जो क्लासिफिकेशन है आप सभी लोगों को मैंने बताया हुआ बेस्ड ऑन साइड चेन। इसमें एक इंपॉर्टेंट टेबल देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम है ना। इस बहुत इंटरेस्टिंग डायग्राम को आप लोग देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग ये बना हुआ है कि आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या बना हुआ है, जो रेड वाला है ये क्या हो जाएगा आपका एलिफैटिक ना। आप सभी लोग जानते होंगे एलिफैटिक क्या होता है ना, जहां जहां पे हमने रेड का कलर किया हुआ है ना, ये क्या हो जाएगा आपका एलिफैटिक। ये वाला जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एरोमेटिक ना। अब देखिए जहां जहां पे ये वाला कलर है ये क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक ना। हम जानते हैं ये क्या हो जाएगा फेनिलेनिन ना, ट्रिप्टोफैन, ये क्या हो जाएगा टायरोसिन, 3 आपके क्या हो जाते हैं एरोमेटिक हो जाते हैं ना। अभी हम लोग इसके बारे में बात किया था ना, एसिडिक के बारे में हम लोगों ने बात किया हुआ था ना, एसिडिक के बारे में हम लोगों ने बात किया था, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इस तरीके इसका पूरा क्लासिफिकेशन हमने डिटेल में बनाया हुआ है ना। और आप देखिए एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, एक चीज यहाँ पे देखिए, कल वाले लेक्चर में हम जेनेटिक कोडान की बात कर रहे थे ना, कल वाले लेक्चर में हम आपको जेनेटिक कोडान की बात कर रहे थे और वहां पे मैंने आपको बोला था 64 जेनेटिक कोडान्स होते हैं ना। और हमने आपको बोला था ना कि 3-3 का हम क्या करते हैं पेयर बनाते हैं और उसे हम क्या बोलते हैं ट्रिपलेट कोडान बोलते हैं। तो स्पेसिफिक टाइप का जो जेनेटिक कोडान होता है वो स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। स्पेसिफिक टाइप का जो जेनेटिक कोडान होगा वो स्पेसिफिक टाइप के अमीनो एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन आप देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंटरेस्टिंग बात है, कह रहे हैं 64 होता है ना, कितना कोडान होता है 64 कोडान होता है। अब इस 64 कोडान को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। किसमें बात कर लेंगे, एक हम जानते हैं इनिशिएशन कोडान के बारे में ना, किसके बारे में इनिशिएशन कोडान के बारे में, और बाकी रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका इनिशिएशन कोडान हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका स्टॉप कोडान ना, क्या हो जाएगा आपका ये स्टॉप कोडान। और उसके बाद रिमेनिंग क्या हो जाएंगे आपके सारे और हो जाएंगे जो क्या करेंगे किसी न किसी स्पेसिफिक अमीनो एसिड द्वारा कोड किए जाते हैं। अब देखिए आप लोग कह रहे हैं कि 3 स्टॉप कोडान होते हैं, आप सभी लोग जानते हैं 3 स्टॉप कोडान होते हैं। ये 64 में से 3 स्टॉप कोडान होते हैं, मतलब एक ऐसे कोडान जहां पे प्रोटीन की सिंथेसिस क्या हो जाती है स्टॉप हो जाती है। मतलब 3 ऐसे कोडान होते हैं जो किसी जेनेटिक कोड जो किसी भी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते हैं। मतलब 64 में से क्या हो जाएगा आपके 61 आपके कोडान हैं ये अमीनो एसिड को कोड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मतलब आपका 64 में से 61 करते हैं, 3 आपके जो स्टॉप कोडान है ये किसी अमीनो एसिड को कोड नहीं करते। अब देखिए जो इंटरेस्टिंग बात है, हमारे पास कंडीशन क्या बन रही है, हमारे पास 61 कोडान है और 20 क्या हो जाएगा हमारे पास अमीनो एसिड है। तो सिंपल सी बात है कि एक अमीनो एसिड के लिए कम से कम एक कोडान
क्लियर ना भाई, एक अमीनो एसिड के लिए क्या हो जाएगा, कम से कम एक कोडान। तो अगर हम एक अमीनो एसिड के लिए कम से कम एक कोडान की बात कर लें तो 20 अमीनो एसिड के लिए कितने हो जाएंगे, 20 कोडान हो जाएंगे, है कि नहीं। तो भी हमारे पास कितना बच जाएगा, 41 कोडान बन जाएगा। कहने का मतलब है, आप लोगों ने एक बात सुना होगा, डीजनरेसी प्रोसेस सुना होगा ना, जब जेनेटिक कोडान आपने पढ़ा होगा। अगर जेनेटिक कोडान आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप लोगों को मैं बताऊंगा, बाद में पढ़ाऊंगा। जब जेनेटिक कोडान पढ़ाऊंगा तो एक प्रोसेस होती है आपकी डीजनरेसी और एक प्रोसेस होती है आपकी उबल हाइपोथेसिस। तो हम जब डीजनरेसी पढ़ते हैं तो वहां पे देखते हैं, तो आप देखिए 20 आपके अमीनो एसिड हैं और 20 अगर कोडान की बात कर लें, अगर हम एक अमीनो एसिड को एक कोडान दे दें तो भी हमारे पास कितना बच जाएगा, 41 कोडान। कहने का मतलब जो है, एक कुछ कई सारे ऐसे अमीनो एसिड होते हैं जो कई जेनेटिक कोडान द्वारा कोड की जाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे अमीनो एसिड होते हैं वो कई जेनेटिक कोडान द्वारा कोड की जाती हैं। तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी, डीजनरेसी। हम लोग बाद में बात करेंगे डीजनरेसी और उबल हाइपोथेसिस की, नाम तो आपने सुना ही होगा ना। बस अल्टीमेट मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी अमीनो एसिड होगा उसके लिए कम से कम एक जेनेटिक कोडान होगा, लेकिन कई सारी अमीनो एसिड होती हैं जिनके लिए एक से ज्यादा जेनेटिक कोडान रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसका वही वाला पूरा यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है। आप देखिए, इसको समझाने का मेरा यही आपका पर्पस था। ये हम लोग जब पढ़ेंगे प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो प्रोटीन सिंथेसिस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और मैं आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जिससे हम आपको प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ाएं तो आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए आप लोग यहाँ पे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, ये देखिए क्या लिखा गया है ना, केमिकल स्ट्रक्चर लिखा गया है 3 लेटर कोडान, डीएनए कोडान। अब आप देखिए एलेनिन की बात करें ना, एलेनिन को हम किससे डिनोट करेंगे, एलेनिन को हम डिनोट करेंगे ए से। ध्यान दीजिएगा, और एलेनिन जो है, एलेनिन को कौन कौन जेनेटिक कोडान कोड कर रहे हैं, आप देखिए 1 2 3 4 ना, ये आपके जो जेनेटिक कोडान है ये किसको कोड कर रहे हैं, एलेनिन को कोड कर रहे हैं। अगर हम ग्लाइसिन की बात कर लें, देखिए ये वाले जेनेटिक कोडान, अगर हम आइसोल्यूसिन की बात कर लें तो ये वाले जेनेटिक कोडान, देख नहीं रहे हैं भाई, कम से कम आपका ये देखिए यहाँ पे आप देखिए एस्प्राजीन को ना, ये एस्प्राजीन हो गया है ना, आप देखिए सब में अलग है ना। देखिए ट्रिप्टोफाइन को एक ही आपका जेनेटिक कोडान कोड कर रहा है ना, ट्रिप्टोफाइन को एक ही कोड कर रहा है, टीजीजी कर रहा है ना, टायरोसिन को सिर्फ 2 ही कर रहे हैं, एस्पार्टिक एसिड को कितना कर रहा है, 2 कर रहा है। अगर हम ग्लूटामिक एसिड की बात कर लेंगे तो ये क्या कर रहा है, आपका 2 कर रहा है। और अगर हम आर्जिनिन की बात कर ले तो देखिए 1 2 3 4 5 6 कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं तो आप देखिए सब में यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आप सभी लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप सभी लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना। तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि जो जेनेटिक कोडान है, जेनेटिक कोडान का अमीनो एसिड से क्या रिलेशन है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप इसका क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, खुद बना लीजिएगा। जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे अमीनो एसिड के बारे में, आप प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आप सभी लोगों को समझ में आ गई होगी ना। आपको एक मैं टेबल दिखाता हूं और उसके बाद फिर हम लोग यहां पे इसको स्टॉप करते हैं। ठीक है, चलिए ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये जो कुछ बना हुआ है ना, ये जितनी सारे पूरी टेबल बनी है ना, वही अब जो डायग्राम में हम लोग एक्सप्लेन किए हुए थे ना, पूरा यही बना हुआ है ना। थोड़ा सा टाइम की शार्टनेस है, टाइम शार्टनेस की वजह से हम आपको इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी आपको इसमें जानते हैं क्या लिखा गया है, जो आपके अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड के नाम लिखा गया है, उनकी वो डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पोलैरिटी के अकॉर्डिंग, उसको डिवाइड किया गया है, और उनका क्या हो जाएगा, सिंबल। और इसे ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पे सीरीन लिखा हुआ है यस, तो सब में ऐसा नहीं होगा कि सीरीन को हम यस से ही डिनोट करेंगे। आप देखिए थ्रियोनिन आपका टी से डिनोट कर देंगे, टायरोसिन को हम वाई से डिनोट कर रहे हैं। देखिए टायरोसिन को स्टार्टिंग इसकी किससे हुई है, टी से, लेकिन हम डिनोट किससे कर रहे हैं, वाई से ना। ये सिंबल जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। हम लोग जब क्या पढ़ते हैं, सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं, जब अमीनो एसिड की सीक्वेंसिंग पढ़ते हैं तो वहां पे आपने पढ़ा होगा ना, कीमोट्रिप्सिन पढ़ा होगा, ट्रिप्सिन पढ़ा होगा ना। ये आपके प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स हैं, वो क्या करती हैं, उनको क्लीव करती हैं। तो उनमें आपको ये सारा इंपॉर्टेंट चीजें आप इसको याद कर लीजिएगा। एक दिन में पूरी क्लास लूंगा सिर्फ न्यूमेरिकल की, जो आपका बायोकेमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स आते हैं, या फिर उनकी जो सीक्वेंसिंग होती है उनके बारे में हम आपको बताएंगे ना। तो वो सारे पूरा आपका स्ट्रक्चर बना रहे हैं,
हैं, फिर आपको बता रहे हैं कि उसका क्या हो जाएगा, किसमें कौन कौन सा ग्रुप होगा, ये सारी चीजें आपको बता रहे हैं। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ना कल वाले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको कल वाले लेक्चर में बताने वाला हूं ना। तो ठीक है, टाइम थोड़ा सा कमी है, ये पूरा आपका अमीनो एसिड के बारे में दिया गया है। आप सभी लोग इसका एक स्ट्रक्चर ले लीजिए, इसका एक डायग्राम ले लीजिएगा। डायग्राम लेने के बाद देखिए, आप देखिए क्या लिखा है, ग्लूटामिक एसिड, इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ई से कर रहे हैं ना। एस्पाराजिन को हम किससे डिनोट कर रहे हैं, एन से कर रहे हैं ना। एस्पार्टिक एसिड को हम किससे कर रहे हैं, डी से कर रहे हैं। अर्जिनिन को हम किससे कर रहे हैं, आर से कर रहे हैं। लाइसिन को हम किससे कर रहे हैं, के से कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा ना केडीएल सीक्वेंस, अगर आप लोग पढ़े होंगे ईआर में ना, ईआर पढ़े होंगे, और ईआर में आपने देखा होगा क्या होता है, प्रोटीन का मॉडिफिकेशन, वहां पे क्या होता है आपका केडीएल सीक्वेंस। तो केडीएल जो होता है आपका लाइसिन लाइसिन होता है ना, लाइसिन लाइसिन होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, के बोलते हैं ना, केडीएल ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसके बारे में बाद में बताएंगे आपको जब हम लोग पढ़ेंगे प्रोटीन टारगेटिंग ना। तो ये सारी चीजें हैं ना। उसके बाद देखिए आप लोग, ये पूरा लिखा गया है, आप देखिए फिनिलैलनिन हम किससे डिनोट करते हैं, जब से करते हैं। आप सभी लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी पूरी कहानियां हैं आपकी हो गई हैं। जो इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताने वाला था, वो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे बताने वाला था ना, ये आज हम लोग अमीनो एसिड को यहाँ पे खत्म कर लेंगे, और कल वाले लेक्चर में हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट और टाइट्रेशन कर्व के बारे में ना। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, टाइट्रेशन कर्व क्या होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ना। जल्दी जल्दी हम आपको ये वाली चीजें जो है आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम जो है आपको बताया हूँ 2 से लेकर क्या होता है 3 के बीच में होता है, और रेगुलर होता है। आप सभी लोग रेगुलर क्लास को ज्वाइन करिएगा, कितने के बीच में, 2 से 3 के बीच में, ठीक है। देखिए क्या हो जाएगा, अर्जिनिन ना आप सभी लोग जानते हैं, इसको आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। इसको जब हम लोग सेल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है ना। अर्जिनिन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एनओ से करेंगे ना, ये इसका काम देखिए, इसका काम क्या हो जाएगा, सेल, हम लोग जब सेल सिग्नलिंग पढ़ते हैं तो वहां पे बात करते हैं ना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अर्जिनिन क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, एनओ ना, नाइट्रिक ऑक्साइड, आप सभी लोग जानते हैं। ये क्या हो जाएगा, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, किसके लिए हो जाएगा, किलिंग ऑफ पैथोजन, पैथोजन की किलिंग के लिए हो जाता है ना। रेगुलेशन ऑफ सेल मेटाबॉलिज्म, सेल के जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके रेगुलेशन के लिए काम करेगा। साइटोकाइन प्रोडक्शन के लिए काम करता है, और किसके लिए काम करेगा, आपका इम्यूनिटी के लिए काम करता है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं एलेनिन की बात करते हैं, तो क्या किसके लिए हो जाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ ना लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन। लिम्फोसाइट जानते हैं, हम लोग पढ़ेंगे बी सेल और टी सेल ना, बी सेल टी सेल का एक्टिवेशन है, एंटीबॉडी का प्रोडक्शन, तो वहां पे आपको बताएंगे लिम्फोसाइट के बारे में ना। तो लिम्फोसाइट क्या हो जाएगा, स्टिमुलेशन ऑफ लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन, इनहेंस ऑफ एंटीबॉडी प्रोडक्शन ना, एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। उसके अलावा क्या हो जाएगा, सिस्टीन हो जाएगा, इसको हम इससे डिनोट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका एंटीऑक्सीडेंट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा आपका ग्लूटामेट, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा गाबा के बारे में, ये क्या हो जाएगा आपका गाबा हो जाएगा ना, न्यूरोट्रांसमीटर। हम लोग पढ़ते हैं हार्मोन्स के बारे में, तो हार्मोन्स जब इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे आपको बताएंगे न्यूरोट्रांसमीटर, और या फिर हम नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो वहां पे हम इसके बारे में बात करते हैं ना। तो ये गाबा जो है बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर बोल सकते हैं ना, न्यूरोट्रांसमीटर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इनहिबिशन ऑफ टी सेल एंड इन्फ्लेमेशन, आपका इन्फ्लेमेशन को ये क्या करता है, इनहिबिट करता है। उसके साथ साथ आपका ग्लूटामिन, बस 2 आपका बचा हुआ है, ये ग्लूटामिन, ग्लूटामिन क्या हो जाएगा आपका, ये ग्लूटामिन, इसको हम इसे डिनोट कर देते हैं ना। ये क्या हो जाएगा, अब रेगुलेशन ऑफ इम्यून सेल ना, मेटाबॉलिज्म एंड फंक्शन ना, ये क्या हो जाएगा आपका न्यूरोट्रांसमीटर तरीके से भी काम करता है, सेल मेटाबॉलिक तरीके से काम करता है। अगर हम ग्लाइसिन की बात कर लेते हैं ना, इसकी बात कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीरामाइड एंड फास्फेटिल सीरीन फॉर्मेशन ना। हम बात करेंगे किसके बारे में, जब हम लोग बात करेंगे आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपको बताएंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है 3 इंपॉर्टेंट चीजें मिलकर बनी होती है, लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट। और लिपिड जो होती है आपके 3 तरीके से होती है, फास्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड और स्टीरॉल होती है। जब हम लोग फास्फोलिपिड पढ़ेंगे तो उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, गिल्सरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड पढ़ेंगे, तो वहां पे आप सभी लोग इसके बारे में बात करेंगे, सीरामाइड के बारे में बात करेंगे और फास्फेटिल सीरीन के बारे में बात करेंगे। आप सभी लोग इसको याद कर लीजिएगा ना। ये क्या हो जाएगा आपका हिस्टिडीन ना, हिस्टामिन एलर्जी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना। हम लोग पढ़ेंगे मार्श सेल एंड बेसोफिल सेल, इम्यूनोलॉजी मार्श सेल एंड बेसोफिल सेल पढ़ेंगे, तो वहां पे आपको बताएंगे किसके बारे में होता है, ये एलर्जिक रिएक्शन के लिए होता है। ल्यूसिन और लाइसिन हो गया, इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, देखिए लाइसिन क्या हो जाएगा, रेगुलेशन ऑफ यूनोसिंथेसिस ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो ये पूरी टेबल है, इस पूरी टेबल को हम सेल बायोलॉजी और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में आप सभी लोगों को बताएंगे। तो ये रहा आपका पूरा आपका अमीनो एसिड का लेक्चर। कल वाले लेक्चर में और आज वाले लेक्चर में हमने कोशिश किया कि अमीनो एसिड की वो सारी चीजें आपको बताएं जो आपके लिए सीएसआईआर में, न सिर्फ सीएसआईआर में, आईसीएमआर में, डीबीटी में जो आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब कल वाले लेक्चर में हम लोग 2 PM है ना, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हमारा जो कल भी लेक्चर है 2 PM, आपको बताया हूं कि 2 PM पे हमारी पर डे क्लास होती है, हमारी पूरी फैकल्टी लगेगी और सारी चीजें जो है आप सभी लोगों को बताएंगे, एक एक टॉपिक को इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात आपको 20 सेकंड में बताना चाहते हैं वो ये कि आप सभी लोगों को अगर ये चैनल, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, उसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अपना कमेंट्स लेके आप सभी लोग जरूर बताइएगा कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। और एक इंपॉर्टेंट बात हुई है कि डिजिटल बोर्ड पे हम जो है एक कोशिश कर रहे हैं, और अभी हम एक ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं 15 तारीख से ना। तो 15 तारीख से हम लोग एक ऑनलाइन क्लासेज स्टार्ट करने वाले हैं। जिनको ज़्यादा पढ़ना है, डिटेल में CSIR पढ़ना है, 15 जनवरी से वो सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन जो है अशोका इंस्टीट्यूट प्रयागराज, एक हमारा ऐप है, किस पे, प्ले स्टोर पे, आप उस प्ले स्टोर को डाउनलोड कर लीजिएगा, आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा। जब आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे तो आप सभी लोगों के रेगुलर लाइव क्लास जो है आपका चलेगी और पूरी टीम के साथ हम लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए थैंक यू सो मच, और हम लोग कल फिर मिलते हैं 2 PM पे। थैंक यू सो मच।